हाँ, तो मैं आपको क्या, मैं पार्टनरशिप स्टार्ट करा रही हूँ अब आपको। और पार्टनरशिप में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसके फंडामेंटल्स, बेसिक्स। अब ये समझने बड़े जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझोगे तो आपको ये चैप्टर ही समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो पार्टनरशिप होती क्या है? पार्टनरशिप एक एसोसिएशन होती है बिटवीन, किसके बीच में? टू और मोर देन टू पर्सन्स, दो लोग आपस में या दो से ज्यादा लोग आपस में एसोसिएशन बना लेते हैं और डिसाइड क्या करते हैं, क्या अग्री करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर बिजनेस कैरी ऑन करेंगे। समझ आया? और इस बिजनेस से जो शेयर, जो प्रॉफिट्स या लॉसेस होंगे, उसको आपस में शेयर कर लेंगे। शेयर कैसे करेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम बस पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। तो पार्टनरशिप क्या होती है? एक एसोसिएशन, लोगों के बीच में वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो कोई पर्टिकुलर बिजनेस करेंगे और जो प्रॉफिट्स या लॉसेस होंगे आपस में बांट लेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स और वाई, इन्होंने शूज बनाने का बिजनेस शुरू किया, सोचा कि शूज मैन्युफैक्चर करके सेल करेंगे और जो एक पार्टनरशिप बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पार्टनरशिप। जो प्रॉफिट्स या लॉसेस होंगे वो हम क्या करेंगे? शेयर कर लेंगे। शेयर कैसे करेंगे तो बाद की बात है, वो तो हम बाद में सीखेंगे। तो अब जो इन्होंने एसोसिएशन बनाई उसको हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप। क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप। तो अब पार्टनरशिप में आपको तीन टर्म समझनी है। सबसे पहली टर्म हो जाएगी आपकी पार्टनर्स। पार्टनर्स कौन होते हैं? ये लोग जिनके बीच में एसोसिएशन फॉर्म हो रही होती है। फर्म, वो फर्म जिसके अंडर वो काम कर रहे हैं, और फर्म नेम, उस फर्म का नाम, उस फर्म का नाम। तो वो लोग जो पार्टनरशिप में बंधे हुए हैं उनको हम क्या बोलेंगे? पार्टनर्स। अलग अलग से पार्टनर्स बोलेंगे और कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? फर्म। कलेक्टिवली पार्टनर्स आर नोन एज फर्म। समझ आया? और वो नाम, नेम अंडर विच बिजनेस is carried on is called a firm name। तो अब जरा हम फिर से सुनो। पार्टनरशिप क्या होती है? एसोसिएशन, दो या दो से ज्यादा के लोगों के बीच में जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो जो फायदा या नुकसान होगा उस बिजनेस से वो शेयर कर लेंगे। तो अब ये जो लोग हैं इनको हम क्या बोलेंगे? पार्टनर्स। अलग अलग से इनको बोला जाएगा पार्टनर्स और कलेक्टिवली क्या बोला जाएगा इनको? फर्म। और जिस नाम के अंडर ये काम हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? फर्म नेम बोलेंगे। फर्म नेम बोलेंगे। अब हम पार्टनरशिप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स पढ़ेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहला डेफिनेशन से पता चल जाता है आपको। सबसे पहला पॉइंट तो कि ये एसोसिएशन है ऑफ टू और मोर देन टू पर्सन्स। तो दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच की एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। अब सवाल आता है, मैम मैं 15 साल का हूं, क्या मैं पार्टनरशिप बना सकता हूं? तो अब ऐसा होता है कि अकॉर्डिंग टू
इंडियन पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप नहीं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत एवरी पर्सन एक्सेप्ट फॉलोइंग इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सारे पर्सन्स कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होते हैं, किनके सिवाय? माइनर। तो जैसे कि मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, एक 16 साल का बच्चा पार्टनरशिप नहीं बना सकता, क्यों? क्योंकि वो माइनर होता है। समझ आया? फिर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब मेंटल हॉस्पिटल में मिस्टर एक्स का भाई है और मिस्टर एक्स ने एक पार्टनरशिप बनाई अपने और अपने भाई के बीच में और बता दिया कि भाई ये पार्टनर है। अब जब वो मेंटल हॉस्पिटल में है, मेंटली रिटार्डेड है, उसका माइंड ही ठीक नहीं है, तो वो पार्टनरशिप पे कैसे आ सकता है? जब वो बिजनेस कर ही नहीं सकता, वो अपने डिसीजंस नहीं ले सकता, तो वो फर्म के लिए डिसीजंस क्या लेगा? तो इसलिए एक अनसाउंड माइंड का जो बंदा है उसको आप पार्टनर नहीं बना सकते, उसको आप पार्टनर नहीं बना सकते। लास्ट, पर्सन्स डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ। किसी भी लॉ के अंडर अगर किसी भी पर्सन को डिसक्वालीफाई कर रखा है तो उसको भी आप क्या नहीं बना सकते? पार्टनर नहीं बना सकते। समझ आया? समझ आया? अग्रीमेंट पार्टनरशिप होती है जो उसको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए एक अग्रीमेंट की जरूरत होती है। तो पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन अग्रीमेंट। ये अग्रीमेंट, बच्चे ने पूछा मैम क्या ये अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है? तो हाँ, चाहे वो रिटर्न अग्रीमेंट हो, चाहे वो ओरल अग्रीमेंट हो। समझ आया? उस अग्रीमेंट के थ्रू एक पार्टनरशिप जो है वो एग्जिस्टेंस में आ सकती है। तो ये जो अग्रीमेंट होता है, दिस अग्रीमेंट इज द बेसिस ऑफ देयर रिलेशनशिप which may be for a particular venture, for a period or at will। ये जो अग्रीमेंट होता है वो बेसिस होता है उनकी रिलेशनशिप का। इस अग्रीमेंट को देखने से पता चलता है कि उनकी क्या रिलेशनशिप है। और ये जो रिलेशनशिप है ये हो सकता है एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए फॉर्म करी हो आपने, और वो जो वेंचर है वो जब खत्म हो जाए तब आपकी पार्टनरशिप भी खत्म हो जाए। तो हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए हो पार्टनरशिप, या हो सकता है अपनी मर्जी से आप सोच लो भाई मुझे खत्म करनी है पार्टनरशिप, बस खत्म हो गई बात। समझ आया? अब जो रिटर्न अग्रीमेंट होता है, रिटर्न अग्रीमेंट कई लिखित में भी तो होना चाहिए ना, जो भी टर्म्स डिसाइड हुई है। रिटर्न अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। समझ आया? तो अब आप यहां से नोट कर सकते हैं थ्री, बिजनेस। जो ये फर्म है, इट मस्ट बी engaged
in a lawful business. और इस बिजनेस में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? ट्रेड, वोकेशन, प्रोफेशन. समझ आया? समझ आया? प्रॉफिट शेयरिंग, जैसे कि मैंने पहले भी 2-3 बार मेंशन किया है कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो बेसिकली बनती कैसे है? वो बनती है कि जो पार्टनर्स बिजनेस कर रहे हैं आपस में, एसोसिएशन जिन्होंने पार्टनरशिप बनाई है, वो एक पर्टिकुलर रेशियो में प्रॉफिट्स या लॉसेस को शेयर करेंगे. तो देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट, देयर मस्ट बी एन agreement among the partners to share profits or losses. It is not essential that all the partners must share लॉसेस टू. तो बेसिकली जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर जो है वो लॉसेस शेयर करें. ठीक है? फिफ्थ, बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल or any of the partners acting for all. तो जरूरी नहीं है कि सारे बिजनेस, मतलब ऐसे हो सकता है जैसे ना 4 पार्टनर्स हैं, तो एक ऐसा हो सकता है कि जो उनमें से एक पार्टनर है वो स्लीपिंग पार्टनर हो, या कोई भी पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर हो. ऐसा भी हो सकता है कि एक भाई 4 पार्टनर्स हैं मगर उनमें से काम बस एक ही कर रहा है, बाकी जो तीनों हैं वो स्लीपिंग पार्टनर्स हैं, वो काम नहीं करते. जो ये एक पार्टनर है वो सबके बिहाफ पे काम करता है. तो ऐसा हो सकता है. ठीक है? समझ आया? उसके बाद राइट्स ऑफ पार्टनर्स. अब पार्टनर्स के राइट्स क्या होते हैं हम ये पढ़ेंगे. एवरी partner has a right to participate in management of the business. अब सपोज करो 4 पार्टनर्स हैं, X, Y, Z और A. तो इन चारों पार्टनर्स के पास हक है कि ये बिजनेस की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सके. किसी भी पार्टनर को ये हक डिनाई नहीं किया जा सकता. मतलब X, Y को ये नहीं बोल सकता भाई तू मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. सारे पार्टनर्स को राइट है कि वो बिजनेस की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सके. एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू बी consulted about
अफेयर्स ऑफ बिजनेस। तो सारे पार्टनर्स को बस राइट है कि उनको बिजनेस के अफेयर्स के बारे में कंसल्ट किया जाए। फिर राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। अब 3 पार्टनर्स थे, उसमें जो एक है वो 1 साल के लिए वेकेशन पे चला गया अब्रॉड। अब 1 साल बाद आया तो उसने एक्स से कहा भाई दिखाओ बुक्स ऑफ अकाउंट्स 1 साल के, मैं जरा इंस्पेक्ट करना चाहता हूँ, कॉपी दे दो मुझे उसकी। तो एक्स ने तो साफ कह दिया भाई 1 साल के लिए हमने काम किया, आपको हम बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं देंगे, आपको क्या करना है, इंस्पेक्ट करने का कोई हक नहीं है आपको। तो एक्स ये नहीं बोल सकता, क्योंकि हर पार्टनर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट करने का भी हक है और उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कॉपी लेने का भी हक है। फिर राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस इन अग्रीड रेशियो। अब ये पॉइंट जरा इस पे आप लेटर लग दो, आपको ना ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ नहीं आएगा अभी। इफ अ पार्टनर advanced a loan, he has a right to receive interest on it at an agreed rate of interest. In case rate of interest is not agreed upon, interest is paid at the rate provided in Partnership Act 1972, that is 6% पर annum। और जब ये बात को ना ध्यान से सुनो, कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे ये परसेंटेज भूल जाते हैं। अब होता ये है कि फॉर एग्जाम्पल 2 पार्टनर्स है या 3 पार्टनर्स है, ठीक है, एक्स वाई जेड। एक्स ने एक लोन एडवांस किया, अब अगर तो उस पर देखो उसने लोन एडवांस किया तो उसे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, वाजिब बात है। तो अब अगर तो एक पर्टिकुलर रेट डिसाइड किया गया है कि उसको इस रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर डिसाइड नहीं किया गया तो पार्टनरशिप एक्ट 1972 में रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% दिया गया है, तो उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है, क्योंकि ये पॉइंट आता है और बच्चे ये जो रेट है वो अक्सर भूल जाते हैं। अब 6th, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, तो पार्टनर के पास राइट होता है, राइट टू एक्ट अकॉर्डिंगली, नहीं, राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट judgment and be indemnified for expenses incurred by him। अब हुआ ये कि 3 पार्टनर्स थे एक्स वाई जेड, और एक मीटिंग थी बड़ी इंपॉर्टेंट, वो जो है प्रीपोन हो गई,
एक्स और वाई बिजी थे तो जेड बिजी नहीं था। अब वो मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी, अगर डील हिट हो जाती तो बड़ा तगड़ा प्रॉफिट होता। अब ये इमरजेंसी होगी ना, एक्स और वाई इंडिया में नहीं है और जेड के पास कोई तरीका नहीं है दोनों से पूछने का या कम्युनिकेट करने का। अब जेड ने डिसाइड किया भाई डील बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर मैं उनकी वेट करता हूं तो डील हाथ से निकल जाएगी। तो अब क्या जेड के पास हक है अपने आप डिसीजंस लेने का? तो हाँ हक है। अब वो गया थाईलैंड, बड़ा तगड़ा खर्चा आया, स्टे का खर्चा आया, फ्लाइट का खर्चा आया। क्या उसके पास हक है कि इन एक्सपेंसेस के लिए उसको इंडेमनिफाई किया जाए? तो हाँ हक है, क्योंकि भाई उसने अपने पर्सनल मोटिव के लिए ये काम नहीं किया, उसने इसलिए किया है क्योंकि उसको लगा कि ये बेस्ट डिसीजन है, उसके जजमेंट के हिसाब से ये बेस्ट। और हर पार्टनर के पास राइट होता है कि वो कर सके, क्या कर सके, डिसीजंस ले सके, मैनेजमेंट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर सके। अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो जेड अपने जजमेंट के बेसिस पे एक्ट कर सकता है और जो एक्सपेंसेस खर्च करेगा उसके लिए जेड उस पार्टनर को इंडेमनिफाई भी किया जाएगा। राइट नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब दो पार्टनर्स थे ए और बी। अब बी का एक भाई है, बड़ा भाई सी। बी ने कहा कि भाई मैं सी को भी लाना चाह रहा हूं, पार्टनर बनाना चाह रहा हूं। उसने सोचा घर की बात है, मेरे भाई का भी भला हो जाएगा। ए ने बोला कि ये कोई बात हुई, आप ऐसे कैसे लेकर आ सकते हो, जब उसके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस नहीं है तो आप उसको ऐसे पार्टनर नहीं बना सकते। उसके पास वो क्या है, वो कुछ भी नहीं है, वो डिसीजन से ले पाएगा, पैसे फालतू में खर्च करेगा, हमारे प्रॉफिट्स गिर जाएंगे। मैं बिजनेस खराब नहीं कर सकता आपके भाई को बुला के। तो क्या वो ऐसे बोल सकता है? हाँ बोल सकता है। पार्टनर के पास हक होता है कि वो किसी भी न्यू पार्टनर की एडमिशन के लिए मना कर सके, बोल सके कि नहीं मैं इसकी एडमिशन अलाउ नहीं कर रहा, ऐसे वो पार्टनर बोल सकता है। समझ आया? समझे? आफ्टर प्रॉपर नोटिस राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। तो प्रॉपर नोटिस के बाद जो पार्टनर है वो फर्म से रिटायर भी कर सकता है। फिर ये जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इसकी तरह है, तो मैं लिख नहीं रही, बस समझा रही हूं आपको। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस खर्च करता है या फर्म के बिहाफ पे कुछ पैसे दे रहा है तो उसके बाद हक होता है कि वो इन पेमेंट्स के लिए उसको इंडेमनिफाई किया जाए। फर्म इन पेमेंट्स के लिए उस पार्टनर को इंडेमनिफाई करेगी, मना नहीं कर सकती। समझ आया? तो ये थी आपकी राइट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। आप प्लीज ये लिख लीजिए, फिर हम पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ेंगे। यहां से लिखना है आपने।